जैसा सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भी। होम्स की सीरीज तो देखी ही होगी, या कम से कम करमचंद जासूस की कहानियां पढ़ी होंगी, या कम से कम एक अदद नेटफ्लिक्स के ऊपर सस्पेंस थ्रिलर मूवी तो देखी ही होगी। कुछ ऐसा ही जस्टिस वर्मा का केस होता जा रहा है। दिल्ली के अंदर, दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल हो, जुडिशरी का सर्कल हो, या कहीं जो पावर सेंटर है उसके अंदर रोज एक नई कहानी इस केस के अंदर जुड़ रही है। रोज एक नया किरदार आता है और वो इस गुत्थी को और उलझा कर चला जाता है। एक नए किरदार की एंट्री इसके अंदर हुई है, जो रात को पहुंचा जिस दिन आग लगी, और किस तरीके से पुलिस वालों को लगभग मैनिपुलेट कर कर वो कुछ बड़ा कर कर वहां से गया। बकौल टाइम्स ऑफ इंडिया कौन है ये व्यक्ति, उसके बारे में बात हो। किस तरीके से जो जस्टिस वर्मा है उनके बहुत सारे केसेस खुलकर आए, आम आदमी पार्टी से लेकर, और अलग अलग एक नया केस आया है जिसमें जस्टिस वर्मा ने जजमेंट दिया था। अब उसकी भी स्क्रूटनी की बात चल रही है, और यह आंकड़ा इस केस का लगभग 30,000 करोड़ रुपए के आसपास। किस तरीके से भारत के अंदर दर्जनों जो वकीलों की बेंचेस हैं, जो बार काउंसिल्स हैं, उन्होंने किस तरीके से वर्मा साहब के खिलाफ, या कहें भारत की पूरी today is actually a really या गंद भरी हुई जुडिशरी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, पहले बात होगी उस व्यक्ति की जिसकी एंट्री हो गई तो हंगामा मच गया। एक महिला है, टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पत्रकार हैं जिन्होंने स्टोरी ब्रेक की थी, धनंजय महापात्रा। उन्होंने वापस से एक स्टोरी ब्रेक की है। दरअसल ऐसे जो पत्रकार होते हैं ये सोर्स बेस्ड स्टोरीज करते हैं। निश्चित तौर पर धनंजय जी उस दिन आग लगी वहां नहीं पहुंचे होंगे, निश्चित तौर पर पुलिस कमिश्नर ने बात नहीं की होगी, चीफ जस्टिस ने बात नहीं की होगी, तो कहीं ना कहीं से तो खबर ये लीक होकर महापात्रा जी के पास पहुंच रही है, और वो जो सोर्स है वो लगातार नई नई चीजें लीक कर रहा है। और धनंजय महापात्रा कोई ऐसे आम पत्रकार नहीं है, एक लेगेसी है उनकी। बहुत पुराने पत्रकार हैं, बहुत नामी पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो सर्कल हैं जो उसको कवर करते हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी स्टोरी में बिना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के उन्होंने कोई बात की होगी, इसकी संभावनाएं कम लगती है। क्या है लेटेस्ट स्टोरी? उसके अनुसार जिस दिन ये आग लगी 14 तारीख की रात को 11:30 के आसपास बताया जाता है, लेकिन पुलिस के हिसाब से, दमकल के हिसाब से लगभग 11:15 के आसपास जब स्टोर रूम में आग लगी, दमकल कर्मी पहुंचे, लगभग 5 दमकल कर्मी पहुंचे। उसके बाद कुछ पुलिस के जवान भी वहां पहुंचे, उनसे भी पूछताछ हो रही है, उसके बारे में भी बात होगी। तो वहां पर जब ये आग लग गई, लगभग ये दमकल कर्मी वहां पे 2 घंटे रहे। छोटी सी आग बताई गई थी, फिर भी 2 घंटे लगे। अगर छोटी आग थी 10-15 मिनट, आधा घंटे में बुझा देना चाहिए था। उसके बाद भी अगर 2 घंटे लगते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो जरूर वहां हो रहा था। इस दौरान वहां एक महिला आती, कहा यह जाता है कि वो गाड़ी से उतरती है, वहां पहुंचती है और एक स्वीट टॉक करती है उन दमकल कर्मियों या कहें पुलिस कर्मी जो भी वहां उस समय मौजूद रहे होंगे, और उन्हें मैनिपुलेट कर दिया जाता है। और कहा जा रहा है कि इसी के बाद जो पूरे के पूरे सबूत थे, या कहे जो अध जले नोट थे, या और बहुत सारी चीजें थी वहां पर, या जो भी चीज थी वहां पर, उसको अगले दिन 15 तारीख की सुबह वहां से हटा दिया गया। कौन थी ये महिला? कौन है ये रहस्यमय महिला जो गाड़ी से आती है? पुलिसकर्मी जो ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं, कम से कम सरकारी हिसाब से तो उन्हें मैनिपुलेट करती है, उनसे बात करती है, हनी ट्रैप जैसा कुछ आप कह सकते हैं। मतलब अच्छी चुकनी चुपड़ी बातों में बात की और भैया अपनी जो बातें मनवानी थी वो मनवा ली। किस तरीके से लोग कई बार फिसल जाते हैं, कई बार मैनिपुलेट हो जाते हैं, कई बार प्रभाव में आ जाते हैं किसी के ऑरा की, किसी पर्सनैलिटी की। तो शायद उस महिला की ऑरा और पर्सनैलिटी में वो लोग इन्फ्लुएंस हुए, और अगले दिन सुबह 15 तारीख की सुबह वो जो भी वहां पे बचा हुआ था सारा का सारा वहां से हटा दिया गया। उसके अलावा एक और खबर छपी है। अब निश्चित तौर पर इस महिला की ढूंढ तो हो ही रही होगी। अगर एक खबर ब्रेक हुई है तो अब जो जांच कमेटी है, जो 3 सदस्यीय जांच कमेटी है, अब उसकी मजबूरी हो जाएगी जो ये महिला है, रहस्यमय महिला, इसके बारे में बात हो। और बहुत मुश्किल होगा उसे ढूंढ पाना, ऐसा मुझे मुश्किल कम लगता है। कारण आज जिस जगह जस्टिस वर्मा का घर है, आसपास बहुत से बंगले होंगे, उनमें सीसीटीवी कैमरेज होंगे। अगर उन्हें नष्ट नहीं किया गया, उन्हें बंद नहीं करवाया गया, या कहीं बड़ा मैनिपुलेशन नहीं हुआ, या जो भी कुछ पावर कॉरिडोर में चलता है, अगर वो सब नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता इस महिला को पकड़ना उतना मुश्किल होगा। लेकिन देखना होगा कि कौन है ये महिला। उसके अलावा एक और खबर आई कि दरअसल, और टाइम्स ऑफ इंडिया की ही खबर है, कि दरअसल वहां पर जो पैसा बरामद हुआ वो पूरा नहीं था। उसके अलावा भी और पैसा था जो जला नहीं था, उसे वहां से हटा दिया गया। अब सवाल ये है कि दरअसल वो पैसा कितना था? क्या सिर्फ 4 से 5 बोरे जो बताए गए प्रारंभिक रिपोर्ट में उतने ही थे, या उससे ज्यादा थे? सवाल ये है, अगर इतने 5-7 बोरे, मान लीजिए 2-4 और होंगे, जितने भी होंगे, अगर इतने सिर्फ स्टोर रूम में रखे हैं तो घर में कितने हो सकते हैं?
या कहीं और कितने हो सकते हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि ये सारा का सारा पैसा जस्टिस वर्मा का ही है या किसी और का भी पैसा ये हो सकता है। हर तरीके से जांच कमेटी जो है उसके लिए जांच कर रही है। दरअसल अभी तक जांच कमेटी ने जो वहां पे दमकल कर्मी पहुंचे थे उनसे पूछताछ की है, घंटों पूछताछ, इंडिविजुअली भी एक एक दो दो घंटे उनसे बातचीत की गई है। उनसे पूछा गया जब आप पहुंचे तो कैश कितना था, किस तरीके से जल रहा था, उस कमरे में और क्या क्या था, और अलग अलग इसलिए पूछताछ की गई ताकि हर एक की जो बयान है उसको एक दूसरे से क्रॉस वेरीफाई किया जा सके। मान लीजिए एक 4 बोरे बता रहा है, एक 2 बताए, दूसरा कहीं जी वहां था ही नहीं, तो अगर ये कॉन्ट्रडिक्ट होता है पांचों का बयान तो वो भी एक मुश्किल स्थिति इन लोगों के लिए हो सकती है। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि भैया आपको फोन कहां से आया, किसके फोन नंबर से आया। जो जज साहब हैं उनकी भी 6 महीने की सीडीआर कॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकाले जा रहे हैं। उनके उसके बाद ये पूछा गया कि वहां पे कितने फोन से वो वीडियो बनाई गई। वो वीडियो अगर मान लीजिए 5 7 8 आदमी है तो लगभग फोनों से तो बनी होगी, और वीडियो अभी तक एक ही फोन की आई है, तो बाकी वीडियोस कहां गई। उन सबके फोन जब्त कर लिए गए हैं, उन सबके फोनों की फॉरेंसिक जांच हो रही है, ये जांचने के लिए क्या कितने फोनों से दरअसल वो वीडियो बनी थी और कितने फोनों से वो वीडियो डिलीट कर दी गई। अगर डिलीट की गई तो क्यों की गई, और उस दौरान दमकल कर्मियों ने किस किस को फोन किया, किस किस को वो वीडियो फॉरवर्ड हुई, और वहां जहां फॉरवर्ड हुई वहां से आगे किस और को फॉरवर्ड हुई, ये सब बातें भी अब ये जांच कमेटी कर रही है। साथ ही जो दमकल विभाग है उसके जो हेड हैं गर्ग साहब, उनसे भी पूछताछ हुई। उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया कि मैंने कभी ऐसा बयान दिया ही नहीं कि वहां नोट नहीं चले, मेरे नाम पर फर्जी खबर चलाई गई है। निश्चित तौर पर वहां आग लगी थी, वहां नोट थे। अब ये जानना है कि दरअसल जो 4 बोरे बताए हैं उतने ही हैं या उससे कहीं ज्यादा है। अब ये दायरा ये देखना होगा कि किस दायरे तक जाकर या अपनी किस लेवल तक जाकर जो ये जांच कमेटी है जांच करती है। लेकिन सवाल अभी भी एक बड़ा है जिस पर मैंने पिछली वीडियो की थी। सवाल है एफआईआर कब होगी, होगी या नहीं होगी। अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है? अगर वहां पे वीडियो एविडेंस है, पुलिस कमिश्नर दे रहा है, तो एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? उसके बाद ट्रांसफर कर दिया गया। इतना दबाव है कि लगभग 16 बार काउंसिल इस विरोध में आकर खड़ी हो गई हैं। इलाहाबाद, लखनऊ, जबलपुर, केरल, गुजरात, कर्नाटक, ये तो वो कुछ नाम हैं जो अभी इसमें मुख्य रूप से उतर गए हैं विरोध के अंदर। ये सारी की सारी बार काउंसिल्स आज दिल्ली के अंदर थी। सीजीआई से मुलाकात की, लॉ मिनिस्टर से मुलाकात की और साफ कह दिया अगर ट्रांसफर होता है तो पूर्ण रूप से, अभी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाकर वो एक कह सकते हैं हड़ताल चल रही है, ये हड़ताल राष्ट्रव्यापी हो सकती है और बार काउंसिल्स इसके अंदर ऐड हो सकती है। दरअसल खेल क्या है, जो वर्मा साहब हैं उन्हें सिर्फ ट्रांसफर इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट किया कि किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जहां पर भी करते वो लगभग सीनियर मोस्ट जैसी स्थिति में आ जाते, उस कॉलेजियम का हिस्सा बन जाते। अगर यहां पर यह स्थिति थी तो अगर किसी और राज्य में जाते तो क्या स्थिति हो जाती। तो इसलिए लगभग डिमोट कर नंबर 2 से नंबर 9 पर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचाया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुलकर विरोध कर दिया और ये वकीलों का जो विरोध है ये जेन्युइन विरोध है। उसका कारण है जिस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम काम करता है। जो वर्मा साहब हैं, इनके पिता, इनके जो चाचा हैं, वो भी जुडिशरी में एक अच्छा औहदा रखते थे, एक अच्छा प्रभाव रखते थे। तो उन कुछ चुनिंदा परिवारों में से किस तरीके से जुडिशरी में प्रमोशन होते हैं। दरअसल जो कुंठा भरी हुई है, जो फ्रस्ट्रेशन है उन मेरिटोरियस वकीलों के मन में कि हम भी कभी जज बन सकते थे, लेकिन किसी खास परिवारों से नहीं आते तो हम जज नहीं बन पाते। ये मौका मिला है उन्हें अपनी बात को एक्सप्रेस करने का, ये मौका मिला है उन्हें ये बताने का कि भैया अब तक हमारा जो शोषण होता आया, हमारे भविष्य को जिस तरीके से ऊपर एक कैब लगा के रखी गई कि आप यहीं तक रहेंगे, इससे ऊपर तो खास परिवार वाले जाएंगे। इसलिए वो विरोध उस जुडिशरी के खिलाफ, उस कॉलेजियन व्यवस्था के खिलाफ भी एक तरीके से ये वकीलों का विरोध है, ये जताकर कि वर्मा साहब यहाँ नहीं आएंगे। आपने इसी कॉलेजियम से इन्हें लेकर गए थे ना, अब देखिए क्या प्रभाव है, क्या इनका कार्यकलाप है। अगर ऐसे ही लोग कॉलेजियम से निकलते हैं और वापस आप लाकर हमारे ऊपर लाद देते हैं, यहीं से ले गए थे, वापस क्यों भेज रहे हो? इसलिए विरोध है, इसलिए 16 बार काउंसिलें खुलकर विरोध में आई है। अब मानकर चलिए निश्चित तौर पर जल्दी एक पेंडोरास बॉक्स खुलेगा जहां पर ये वकील उस कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि एक सेट प्रोसीजर होना चाहिए। तो ये एग्जाम हो, हर वकील के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, उसे भी जज बनने का मौका मिलना चाहिए। बाकायदा जिस तरीके से यूपीएससी के अंदर एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद जाकर उसका आपको नौकरी मिलती है। अगर आप मेरिटोरियस, आप परफॉर्म अच्छा करें तो आप पहुंचते हैं। कुछ ऐसा ही सिस्टम जुडिशरी के अंदर हो या एनजीएसी जैसा सिस्टम हो और वो दर्शी हो, जो लाया गया था 2015 के अंदर उससे बेहतर, उसे और रिफाइन कर
लाने की जरूरत है। इसके अलावा जस्टिस वर्मा के साथ एक और तमगा जुड़ गया है। दरअसल एक और केस है जो जस्टिस वर्मा की जिसपे इनायत हुई थी, उसकी चर्चाएं अब बाजार में गर्म। एक केस था, एक कंपनी सुनी होगी आपने, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जब कंपनी शुरू हुई थी एक स्टार्टअप के तौर पर हुई, तो इनिशियली कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, यानी कि जो पैसा लगाते हैं नई नई कंपनी के अंदर, रिस्क लेकर कि एक दिन वो कंपनी बड़ी बनेगी। उन्होंने भी पैसा लगाया, फ्लिपकार्ट बड़ी बनी, बहुत बड़ी बनी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी बनी, भारत का पहला यूनिकॉर्न बना, यानी कि $1 बिलियन की कंपनी, उससे भी बड़ी वैल्यूएशन उसकी हो गई। उसके बाद टाइगर ग्लोबल ने अपना हिस्सा वॉलमार्ट को बेच दिया, अमेरिकन कंपनी को। दरअसल मान लीजिए पहले उसने ₹10 लगाए, अब वो बढ़कर ₹100 या ₹500 हो जाते हैं। जो मान लीजिए ₹100 हो जाते हैं, यानी कि उसने ₹10 लगाए थे, अब कंपनी की वैल्यूएशन इतनी बढ़ गई कि उसके हिस्से का जो पैसा है अब उसकी कीमत ₹100 है। तो उस जो ₹90 है, यानी कि 100 - 10, जो ₹90 है उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनता है। यानी कि आपने इस लॉन्ग टर्म में जो कैपिटल में गेन किया है उसके ऊपर सरकार टैक्स लगाती है, और वो टैक्स की कीमत लगभग अगर कैलकुलेट की जाए, जो टाइगर ग्लोबल ने अपना हिस्सा बेचकर वॉलमार्ट को जो पैसा बनता था वो लगभग 30,000 करोड़ रुपए बनता था। और कहा यह जाता है कि टाइगर ग्लोबल ने कहा नहीं साहब, मूड नहीं है इस पे हमें टैक्स भरने, और ये केस दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। इस केस में जज साहब कौन थे? जज साहब थे वर्मा साहब। अब क्योंकि बात चल रही है कि वर्मा साहब के हर केस की स्क्रूटनी हो, मैं ये नहीं कह रहा इसमें कुछ कमी थी, वर्मा साहब ने कुछ वर्मा का किया स्कैम या बहुत कोई है। सवाल उठाया जाए, लेकिन क्योंकि हर केस के अंदर अब रिव्यू चल रहा है या मांग उठ रही है कि वर्मा साहब के हर केस की रिव्यू होना चाहिए, लास्ट तो इस 10 साल केस का के हो रिव्यू तो की उसे भी चेक बात करना चल रही पड़ेगा। है। 30,000 करोड़ रुपए। और खास बात बताएं, अगस्त 2024 के अंदर ये केस पहुंचा था दिल्ली हाई कोर्ट, वर्मा साहब ने स्टे भी लगा दिया था, लेकिन जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टे हटा दिया। लगभग 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, टैक्स भरना पड़ेगा। तो ऐसा क्या हुआ था हाई कोर्ट के अंदर, या ऐसा क्या पता लगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, तो शायद हाई कोर्ट के जजेस को नहीं पता था। सब उठ रहे हैं। जब मैंने सबसे पहले दिन ये वीडियो किया था जस्टिस वर्मा पे, मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन, टैक्सेशन, एनवायरमेंट, कॉर्पोरेट, ये केसेस वर्मा साहब के पास जाते थे, और ये वो केसेस हैं जिसमें सबसे ज्यादा गुंजाइश होती है अपने हाथ कुछ ज्यादा फैलाने की। समझ जाइए किस तरफ इशारा हो रहा है। वापस कहूंगा, किसने किया किसने नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन संभावनाएं अनंत होती हैं इसके अंदर। इसलिए जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब वर्मा साहब को देना पड़ेगा। वर्मा साहब को भी ये 3 सदस्य कमेटी ने बुला लिया है। शायद तब के बाद पहली बार वर्मा साहब घर से बाहर निकले होंगे। या ये भी सवाल उठ रहा है अब, क्या वर्मा साहब उस दिन घर में थे, या सही में मध्य प्रदेश थे, या घर में थे? कौन थी वो महिला? क्या है 30,000 करोड़ का कनेक्शन? बहुत चीजें हैं जो खुलती जा रही है। और वो गैंग ऑफ 5 जो एडिटर का बेटा है, बिल्डर है, 2 वकील हैं, एक एमएलए है, उनके साथ क्या हो रहा है? खबर ये है कि सीबीआई उन पे भी नजर बनाए हुए है। बहुत कुछ चल रहा है पीछे, कहानी उलझती जा रही है। और जो सोर्स धनंजय महापात्रा को 2 बड़ी खबर दे चुका है, या कहें 3 बड़ी खबर दे चुका है। पहली लीक, दूसरी महिला, और तीसरी कि पैसा पूरा नहीं जला और पैसा है। तो क्या उसके पास और जानकारियां हैं? और समय पर धीरे 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 फिल्टर होकर वो लीक्स पात्रा साहब के पास पहुंच रहे हैं। इसलिए जरूरी है नजर बनाए रखी जाए कि आगे इस केस में क्या होता है, और निश्चित तौर पर हम आपके लिए वो खबर लेकर आते रहेंगे और हर चीज